नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। कैसे हो सभी के सभी? आप सभी जो भी प्रैक्टिकल के साथी हैं, जो भी प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं या जो भी बीएलआईस, डीएलआईस या सीएलआईस के प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक शानदार कंटेंट जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें प्रैक्टिकल जो है वो कैसे होगा, कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे उसकी जो है तैयारी करनी है, किस तरीके से वो क्वेश्चन को जो है आपको ध्यान से करना है, किस तरीके से आपको शेड्यूल वाइज़ उस क्वेश्चन को सेट करना है, इसके बारे में एक छोटी-सी क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें आज जो है आपकी प्रैक्टिकल की क्लास है। देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी प्रैक्टिकल के साथियों के साथ में, अपने सभी जो संगी साथी हैं उनके साथ में। अपनी स्पेशल प्रैक्टिकल क्लास आज की होने वाली है, करेंगे संघर्ष, बनेंगे लाइब्रेरियन को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल जिस भी मेरे प्यारे-प्यारे पुस्तकालय अध्यक्ष का प्रैक्टिकल चल रहा है ना, उसके लिए बेहतरीन क्लासें होने वाली है, जिसमें मैं एक उदाहरण से आपको ये समझाऊँगा कि आपको कैसे कहीं आप अगर मान लो सीसी का बना रहे हो, डीडीसी का बना रहे हो, तो कैसे आपको कॉल नंबर निकालना है, कैसे जो है आपको क्लास नंबर ढूँढना है, ये चीज़ मैं आपके इस छोटे से वीडियो में आज बताने वाला हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा धैर्य रखने के साथ में आज ये पहली जो अपनी क्लास है इसको देखिएगा। देखो, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का मतलब होता है कोलन क्लासिफिकेशन, जो कब आई थी अगर सबसे पहले आपको ध्यान रखना हो कि ये कब आई थी, तो ये आई थी 1933 में, ठीक है? इसका पहला एडिशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का पहला जो एडिशन था, पहला जो संस्करण था वो कब आया था? 1933 में आया था। और अगर आपसे पूछ लिए जाए टोटल एडिशन कितने हैं, तो वो भी ध्यान रख लेना है भैया, इसके टोटल एडिशन जो है वो कितने हैं? 7 एडिशन है, जिनमें अगर मैं पूछूं कि कब कब आए थे तो 1933 1933 को हो जाता है, 1939 हो जाता है, 1950 हो जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, 33 39 50, 1950 के बाद में 1952 हो जाता है, ठीक है? फिर हो जाता है 1900 आपके 57 हो जाता है, फिर आपके जो है 1960 हो जाता है, लास्ट हो जाता है 1987, ठीक है? तो ये आपके 7 जो एडिशन है वो है 33 39 50 52 57 60 और 60 आपके 87, ठीक है? ये जो 60 वाला था आपके जो छठवां संस्करण था, इसके रीप्रिंट एडिशन आए हुए हैं, जिनमें 3 रीप्रिंट की अपन बात करते हैं। 1963 वाला रीप्रिंट आया था, 1964 वाला रीप्रिंट आया था, 1969 वाला रीप्रिंट आया था। और वैसे अगर अपन देखते हैं तो अभी वर्तमान में 2019 में लास्ट इसका रीप्रिंट आया था 38वां। कौन सा आया था? 38th रीप्रिंट आया था 19 में, 2019 में। कौन सी पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया था? तो ईएसएस पब्लिकेशन द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया है, ठीक है? ये मैंने थोड़ी एक्सटर्नल जानकारी दे दी है ताकि आपको पता चल जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो कोलन क्लासिफिकेशन होता है उसके प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, ठीक है? उसमें जो है कब आई थी? सबसे पहले 1933 को आई थी। 7 एडिशन इसमें पूरे होते हैं, जिसमें जो है छठवां एडिशन जो है उसके रीप्रिंट को अपने को पढ़ना होता है। छठवें एडिशन के रीप्रिंट के कितने भाग है? तो 3 भागों में छठवें एडिशन के रीप्रिंट को बांटा जाता है, 3 भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। वो अपने को इतना ही समझना है कि छठवें रीप्रिंट की बातें अपन करने वाले हैं। देखो, अब अपन जो है प्रैक्टिकल क्लास की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर थ्योरेटिकल नॉलेज देना होता है तब बात दूसरी होती है। अब अपन प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो आपको देखो, सीसी जो है, सीसी का मतलब है आपके कोलन क्लासिफिकेशन। आराम से समझते हुए जाइएगा मेरे भाइयों। कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन के प्रैक्टिकल की बात की है। आपके सब्जेक्ट होगा ना कोलन क्लासिफिकेशन, उसमें प्रैक्टिकल जो है आपको पूछा जाता है। अब इस प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, इसमें एक ही तथ्य पूछा जाता है। या डीडीसी हो तो उसमें भी एक ही तथ्य पूछा जाता है। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, या आपसे प्रैक्टिकल जब करवाएगा तो क्या पूछेगा अगला? आपको एक उदाहरण दे देगा, एक एग्जाम्पल दे देगा। क्या देगा आपको? एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे देगा। उस एग्जाम्पल से आपको ढूंढना होगा कि इसमें कॉल नंबर अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है? उस एग्जाम्पल से क्लास नंबर को कैसे ढूंढेंगे, कॉल नंबर को उस एग्जाम्पल से कैसे ढूंढेंगे, ये आपको बनाना होता है। और यही क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल है, ठीक है? कि आपको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको उस एग्जाम्पल में से कॉल नंबर को निकालना है। कॉल नंबर क्या होता है? क्रामक संख्या होती है। देखो, ध्यान रखना, कॉल नंबर आपको क्या निकालना होगा किसी एग्जाम्पल में? कॉल नंबर को जो है उस एग्जाम्पल में से निकालना पड़ेगा। कॉल नंबर मतलब क्या होता है? आपके 3 पार्ट आते हैं कॉल नंबर में। एक आता है क्लास नंबर, ठीक है? एक आता है बुक नंबर और एक आता है कलेक्शन, ठीक है? कॉल नंबर अपने को किसी उदाहरण में से, किसी एग्जाम्पल में से निकालना पड़ेगा। तो अपन इस कॉल नंबर को निकालने के लिए जो चीज करते हैं या जो तथ्य करते हैं, जो खोजते हैं, वही क्या है? आपके प्रैक्टिकल नॉलेज है। वही क्या कहलाता है? आपका सीसी का प्रैक्टिकल कहलाता है।
इसमें क्या करेंगे, आपको सबसे पहले सीसी की एक धारणा है या सीसी के जो है आपके एक मौलिक अवधारणा है, फंड आपके जो है आपके रंगनाथन महोदय की। सीसी को बनाया किसने था, तो ये ध्यान रखना, सीसी को बनाया था एस आर रंगनाथन ने। शॉर्ट में लिख रहा हूं, एस आर रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन। इन्होंने सीसी को बनाया था। इनकी एक जो है मौलिक अवधारणा थी, जो मौलिक अवधारणा कौन सी थी, 5 फंडामेंटल कैटेगरी। ठीक है, इनकी एक मौलिक अवधारणा थी, एक मौलिक जो है रूल थे इनके। वो मौलिक अवधारणा क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं पंच मूलभूत श्रेणी। आपके रंगनाथन की एक मौलिक अवधारणा थी पंच मूलभूत श्रेणी। कौन सी है, पंच मूलभूत श्रेणी। इसे क्या कहा जाता है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, 5 फंडामेंटल, 5 फंडा 5 फंडामेंटल, थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई, 5 फंडामेंटल कैटेगरी। ठीक है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी जो है इसको कहा जाता है। कौन सी को, आपके इसी जो धारणा है जो रंगनाथन जी ने प्रैक्टिकल के लिए जो धारणा बनाई ना मुख्यतः, उसमें से एक धारणा है पंच मूलभूत श्रेणी, 5 फंडामेंटल कैटेगरी। उसको थोड़ा सा यहाँ से समझ। रंगनाथन जी ने कहा था, देखो भैया, अगर आपको किसी किताब को समझना है या किसी बुक को समझना है, आपको क्या करना है, किसी बुक को समझना है तो आपको पंचमूलभूत श्रेणी का पता होना चाहिए। अब उन्होंने पंचमूलभूत श्रेणी कौन कौन सी दी, तो ध्यान रख लेना, PMEST। ये 5 तत्व उन्होंने बताए थे कि किसी किताब में ये 5 क्या होते हैं, तत्व होते हैं, 5 कैटेगरी होती है, जो उस किताब की पूरी भूमिका को समझा देती है, उस किताब की पूरी धारणा को समझा देती है, जिसका नाम क्या है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी। ठीक है, जिसको पी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे पुस्तकालय अध्यक्षों, पी को बोला जाता है पर्सनैलिटी। क्या बोलते हैं, पी को बोला जाता है पर्सोनालिटी। आपके एम को बोला जाता है मैटर। ठीक है, एम को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ई को बोलते हैं एनर्जी। ई को क्या बोलते हैं, एनर्जी। एस को बोलते हैं स्पेस। एस को क्या बोलते हैं, स्पेस। और टी को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके रंगनाथन जी ने कहा था, अगर किसी पुस्तक को समझना है तो आपको कितनी धारणा समझनी पड़ेगी, 5 धारणाओं को समझनी पड़ेगी। वो 5 धारणाएं कौन कौन सी है, PMEST है। वो PMEST, पी का मतलब पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व। एम मतलब मैटर होता है, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ई मतलब एनर्जी होता है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। ठीक है, एस मतलब स्पेस होता है, स्पेस का मतलब आपके स्थान। और टी मतलब टाइम होता है, मतलब समय। तो पर्सनालिटी, आपकी किसी भी किताब की पर्सनालिटी मतलब उस किताब का मूल भाग जो होता है वो होता है उस किताब की पर्सनालिटी। ठीक है, आपके मैटर क्या होता है कि वो किताब बनी किससे है, कौन कौन से तत्वों से मिलके बनी है, वही क्या है, मैटर है। ठीक है, एनर्जी क्या है कि उसमें क्या समस्या दी गई है, कौन सी प्रॉब्लम का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, कौन सी चीज का अपन सॉल्यूशन करने के लिए जो है क्या ढूंढ रहे हैं, किस चीज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, कौन सी चीज को ढूंढ रहे हैं, वही चीज क्या कहलाएगी, एनर्जी। ये प्रैक्टिकल के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसे तो इसमें बहुत डीप जाना पड़ता है। ठीक है, स्पेस मतलब कि वो किताब जो है या जो पुस्तक की अपन बात कर रहे हैं वो कहाँ लिखी गई है। टी मतलब उस किताब को कब लिखा गया है। ठीक है, तो ये 5 जो तत्व है ना, ये मुख्य रूप से आते हैं किसमें, आपके अगर अपने को प्रैक्टिकल करने हैं तो किसी बुक को अगर समझना है, किसी बुक के उदाहरण को अपने को समझना है, एग्जाम्पल को समझना है, उसमें से कॉल नंबर निकालना है, तो 5 फंडामेंटल कैटेगरी आपको आनी चाहिए। पांचों का ध्यान रख लेना। पी मतलब पर्सनैलिटी, मतलब उस किताब का मूल भाग। ठीक है, मैटर मतलब उस किताब बनी किससे है, कौन कौन से तत्वों का सहयोग लिया गया है। एनर्जी मतलब उसमें समस्या क्या है, किस लिए वो किताब बनाई गई है, कौन सी समस्या के समाधान के लिए बनाई गई है। स्पेस मतलब टाइम, आपके स्थान, उसको कहाँ लिखा गया है। टाइम मतलब उसको कब लिखा गया। ठीक है, ये 5 धारणाएं आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, अगर ये 5 धारणाएं पता है तो ध्यान रखना, आपके कहा गया रंगनाथन जी ने कि अगर आपको किसी किताब में पर्सनैलिटी मिल जाती है तो इसके लिए एक योजक चिन्ह काम में लेना होता है। वो योजक चिन्ह कौन सा है, कोमा है। कौन सा है, कोमा है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैटर मैटर मिल जाता है, पदार्थ मिल जाता है कि कौन से पदार्थों से वो किताब बनी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है उसके लिए जो योजक चिन्ह काम में लिया गया वो लिया गया सेमी कोलन। कौन सा लिया गया है, सेमी कोलन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है आपके योजक चिन्ह, कौन सा है, सेमी कोलन। ठीक है, अगर एनर्जी उस किताब में मिल जाती है कि कौन सी समस्या उस किताब की है, किसके समाधान के लिए किताब बनाई गई, तो उसमें इसको जोड़ने के लिए कौन सा योजक चिन्ह काम में लेंगे, कोलन। कौन सा लेंगे भैया, कोलन लेंगे।
ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। और स्पेस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डॉट का प्रयोग करेंगे। टाइम को जोड़ने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का अपन क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो ये योजक चिन्ह कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक में दिए गए हैं, अभी मैं आपको शो करा दूंगा, दिखा दूंगा, चिंता मत करना, सब चीजें आपको आराम से समझ। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो जो है बड़ा बन जाए, लेकिन आपको बेहतर से बेहतर समझाया जाएगा। ये आपके 5 भाग होते हैं जिनको अपने को समझना है। अगर किसी किताब के प्रैक्टिकल को समझना है, कॉलन क्लासिफिकेशन में किसी प्रैक्टिकल के उदाहरण को समझना है, तो आपको ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी को समझना ही पड़ेगा। क्लियर है? अब आपको ध्यान रखना है, पहले मैं अगर इसको बताऊं कि आपके जो है ये एक उदाहरण है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कंटेंट जो आपके सीसी है, जो कॉलन क्लासिफिकेशन है, इसकी मैं जो आपकी कुछ फोटोज लेके आया हूं। जैसे मान लो ये आपकी जो इंडेक्स है सीसी की, उसकी लेके आया हूं। ठीक है, इसमें आपके जैसे मैंने बताया कि 5 फंडामेंटल कैटेगरी को, अगर किसी भी एग्जाम्पल को समझना है तो आपको 5 फंडामेंटल कैटेगरी को समझना पड़ेगा, और उसके लिए इंडेक्स है। जैसे देखो इसमें अलग अलग चैप्टर लिखे हुए हैं, इधर इनके पेज नंबर दिए हुए हैं। अपने को क्या करना है, जो चीज ढूंढनी होती है उसके पेज नंबर पे जाके अपने को प्रैक्टिकल में बुक जो है दी जाती है। अपने को ये प्रैक्टिकल में जो है ये बुक दी जाती है। अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको ये बुक मिलेगी वहां पे, और आपको कहा जाएगा भैया इसमें से देख के आप जो है, जो भी, अब देखो सब चीजें याद नहीं रहती है, तो कॉल नंबर ढूंढने के लिए आपको, मान लो स्थान कहाँ है, तो स्थान मान लो कि इंडिया में लिखी गई है। अब आपको क्या पता है कि नहीं पता है किसी से इंडिया को कितने नंबर दिए गए? तो आपके यहाँ जो दी गई ना कि स्थान, देखो स्पेस आइसोलेट के जो सारणी दी गई 1.51 पे और 2.8 पे। तो आप क्या करोगे, पेज नंबर 2.8 पे जाओगे और वहां पे जो है देख लोगे कि भैया भाई साहब इंडिया के लिए कौन सा अंक लिया गया है। तो ऐसे जो है ये इंडेक्स इस काम आती है कि आप जो चीज ढूंढ रहे हो उसको ढूंढने के लिए एक इंडेक्स दी गई है, एक आपको बुक दे दी जाती है, ताकि आप जो चीज ढूंढ रहे हो कि कौन सा स्थान है, कौन सा जो है जगह है, कब जो है इसको लिखा गया था, तो वो चीजें ढूंढने के लिए आपको ये किताब दी जाती है। अब अपन थोड़ा सा उदाहरण पे बात कर लेते हैं। एक उदाहरण मैंने लिया है, एक एग्जांपल मैंने लिया है। एग्जांपल क्या लिया है? आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया, कोई एग्जांपल है। एग्जांपल मैंने लिया, मान लो आप, मान लो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया सिंस 1986। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो कोई भी उदाहरण दिया जाए उसमें सबसे पहले आपको जो तथ्य पता होनी चाहिए, अभी मैंने आपको कहा था कि आपको एक तो पंचमूलभूत श्रेणी पता होनी चाहिए, PMEST। ये तो आपको इस उदाहरण में से ढूंढनी ही ढूंढनी है। एक आपको उस उदाहरण में से मैन, MC का मतलब है मैन क्लास, आपको उस उदाहरण में से क्या ढूंढनी है? मैन क्लास ढूंढनी है। मैन क्लास का मतलब होता है कि वो उदाहरण किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैन क्लास का मतलब है कि वो उदाहरण जो है, जो एग्जाम्पल है, वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट की वो उदाहरण बात कर रहा है, एग्जाम्पल बात कर रहा है। जैसे मान लो ये उदाहरण में देखता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया। तो क्लासिफिकेशन है, रिसर्च लाइब्रेरी की बात की जा रही है, मतलब सब्जेक्ट तो कौन सा होगा? लाइब्रेरी साइंस होगा। कौन सा है सब्जेक्ट यहाँ पे? सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस। ध्यान रखना, सब्जेक्ट तो कौन सा हो जाएगा भैया? लाइब्रेरी साइंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अब समझना कि जब लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट ही क्या है? मैन क्लास है। तो मैंने ऊपर ही ऊपर लिखा है MC, मतलब मैन क्लास। कौन सा हो गया? लाइब्रेरी साइंस हो गया। और कोष्टक में मैंने इसको एक अंक दिया है 2 नंबर। अभी बता दूंगा कि ये 2 नंबर कहाँ से दिए। ठीक है, एक बार इस उदाहरण को देख लीजिए ताकि मैं इसको समझा पाऊं। लाइब्रेरी साइंस को जो है 2 नंबर दिया है, CC में से देख के मैंने 2 नंबर दिया है। ठीक है, पेज नंबर जो आपकी मेन क्लास की सारणी दी हुई वहां से। फिर आपके जो है, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पंच मूलभूत श्रेणी बताई है, ठीक है, PME बताई है कि 5 मूलभूत श्रेणी का आपको पता होना चाहिए। अब ये जो श्रेणी है ना, इसको खोजने के लिए एक विधि काम में ली जाती है, अवशेष विधि। इसको खोजने के लिए एक विधि काम में ली जाती है, अवशेष विधि। अवशेष विधि का मतलब कि इन पांचों श्रेणियों में सबसे हार्ड श्रेणी कौन सी है? पर्सनैलिटी श्रेणी है, जिसको खोजना सबसे कठिन होता है। तो हार्ड कौन सी है? अवशेष है। और सबसे सरल श्रेणी कौन सी है? समय है। अगर मान लो ये आपको उदाहरण दिया जाए, ये मैंने उदाहरण दिया है, इसमें आपको सबसे पहले जो चीज दिखेगी वो दिखेगी टाइम, कि हाँ भाई साहब समय है 1986। तो आप सबसे पहले क्या है, सबसे इजी कौन सा हो गया? समय हो गया। तो आप अगर पंचमूलभूत श्रेणी को खोजने के लिए जा रहे हो तो आपको अवशेष विधि का पता होना चाहिए। आप जो है सबसे पहले सरल विधि को, टाइम को खोजोगे, फिर स्पेस को खोजोगे, फिर एनर्जी को खोजोगे, फिर मैटर को खोजोगे, और लास्ट में किसको सर्च करोगे? आप पर्सनैलिटी को सर्च करोगे। तो सबसे पहले टाइम को सर्च किया है। टाइम आपको इस उदाहरण में कौन सा दिख रहा है? 1986। कौन सा दिख रहा है भैया? 1986। इसमें जो है आपको सीधा सीधा टाइम दिख रहा है। तो ये तो क्या हो गया?
टाइम हो गया तो मैंने लिख दिया टाइम क्या है 1986। ठीक है, आगे ध्यान रखना। फिर दूसरा है स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस भी आपको सबसे इजी दिखेगा, टाइम के बाद में जो देखना है वो देखना है स्पेस। अब ये कहाँ लिखी गई है? तो देखो ये स्पेस रहा, ये इंडिया में लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? इंडिया में। आपको कोई भी उदाहरण दिया जाए, इसमें ये 5 मूलभूत श्रेणियां सबसे पहले ढूंढनी है, और ढूंढनी जिस क्रम में मैंने ढूंढी है उसी क्रम में आपको ये ढूंढनी पड़ेगी। क्लियर है? ध्यान रखना। दूसरा क्या है कि ये कहाँ लिखी गई है? स्पेस कौन सा है? तो इंडिया देखो वो दिया हुआ है। एनर्जी, एनर्जी मतलब इसकी समस्या क्या है? ये बुक जो है या ये जो उदाहरण है ये क्यों दिया गया है? किसकी रिसर्च करने के लिए दिया गया है? कोई ना कोई तो ऐसा तथ्य होगा। मैंने कहा एनर्जी में समस्या आती है, समस्या का समाधान आता है, समस्या प्रॉब्लम सोल्व करनी आती है, तो आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम या उसको सोल्विंग तो हो रही होगी ना इस उदाहरण में। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी इंडिया इन सिंस 1986, तो किस क्या हो रहा है? लाइब्रेरी साइंस का, रिसर्च लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन हो रहा है। उसकी समस्या क्या है? क्लासिफिकेशन है। एनर्जी क्या कह रही है? क्लासिफिकेशन को समझा रही, इसलिए एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? क्लासिफिकेशन हो गई। देखो जरूरी नहीं है पांचों की पांचों तत्व एक उदाहरण में या किसी बुक में एग्जाम्पल के रूप में हो। तो यहाँ पे मैटर की देखो, कोई भी मैटर मेरे को नहीं दिख रहा है कि इस किताब को बनाया किससे गया है, किस चीज से बनाया गया है, कौन से तथ्य इसमें आ रहे हैं। तो वो नहीं है, तो मैटर इस किताब में है। ठीक है, आपके लास्ट है पर्सनैलिटी। अवशेष विधि से मैंने कहा सबसे लास्ट में हार्ड विधि को खोजेंगे, पर्सनैलिटी विधि को खोजेंगे। तो पर्सनैलिटी क्या हो रही है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी इन इंडिया, मतलब इसमें मुख्य तत्व क्या है? मतलब किसका क्लासिफिकेशन हो रहा है? कौन सी चीज का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है? तो रिसर्च लाइब्रेरी का क्या किया जा रहा है? क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। मतलब पर्सनैलिटी यहाँ पे क्या होगी? रिसर्च होगी, रिसर्च होगी। तो मेन क्लास क्या है? लाइब्रेरी साइंस है, जो इसके 2 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, टाइम पे 1986 है, तो आपके सीसी के पेज नंबर 2.7 पे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो एक सारणी तो मैंने आपको ये बताई है कि सीसी की ये सारणी होती है। एक आपकी जो सारणी होती है, जो आपके मैंने अलग-अलग योजक चिन्ह बताए थे ना, देखो कोमा हो गया, आपके डॉट हो गया, टाइम के लिए डॉट, स्पेस के लिए डॉट, ठीक है? आपके एनर्जी के लिए कोलन हो गया, आपके मैटर के लिए सेमीकोलन हो गया, पर्सनैलिटी के लिए कोमा हो गया। ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है? ये मैंने आपको बता दिए थे। फिर आपके जो है एक सारणी आती है, ये क्या लिखा हुआ है भैया? देखो दिख रहा होगा आपको, आपको ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है मेन क्लास। क्या लिखा हुआ है? मेन क्लास। तो ये मेन क्लास की सारणी है। जैसे अपन ने खोजा कि भाई साहब जो उदाहरण अपन ने लिया उसका विषय क्या है? तो मैंने कहा यार इसका विषय तो लाइब्रेरी साइंस है। क्या है? लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस को मेन क्लास में कितने नंबर दिए गए हैं? 2 नंबर। तो मैंने जो ये नंबर लिए थे ना यहाँ पे, मैंने जो ये नंबर लिए ना यहाँ पे इस उदाहरण में, ठीक है? मैंने जो इस उदाहरण में 2 नंबर लिए हैं ना, वो लिए हैं यहाँ। मैंने जो इस उदाहरण में दो नंबर लिए हैं ना, वो लिए हैं मेन क्लास की सारणी से। हो सकता है मान लो लाइब्रेरी साइंस नहीं हो, कोई दूसरा विषय हो, तो यहाँ से टेक्नोलॉजी होगा तो मान लो ये नंबर ले लेंगे। अगर ई केमिस्ट्री होगा तो मान लो ई ले लेंगे। तो ये कहाँ से? मेन क्लास का मतलब है उस उदाहरण की विषय क्या है, उस उदाहरण का सब्जेक्ट क्या है, वही यहाँ से मेन क्लास के जो पेज है, जो कहाँ पे दिया गया है, इस मेन क्लास के पेज से अपन क्या कर लेंगे, वो मेन क्लास या सब्जेक्ट को जोड़ लेंगे। फिर अगली अपन बात करते हैं कि अगला पेज क्या है। तो अगला पेज दिया गया टाइम आइसोलेट। इसका दिया गया है टाइम आइसोलेट, मतलब समय। इसका दिया गया है समय का। तो समय जो है, अभी मैंने कहा कि उस उदाहरण में समय कितना है? 1986। अब आपको क्या ढूंढना है कि समय मैंने कहा कौन से पेज नंबर पे दिया गया है? 2.7 पे दिया गया है। जो मैंने यहाँ से सीसी की किताब जो आपको प्रैक्टिकल में मिलेगी, उस किताब में ढूंढना है। जो मैंने इंडेक्स दिखाई थी वहां लिखा हुआ है कि पेज नंबर 2.7 पे कौन सी सारणी दी गई है? टाइम एकल सारणी दी गई है। तो आपको ढूंढना है कि 2.7 नंबर कहाँ है। 2.7 पे आ गए। फिर आपको ढूंढना है कि 1986 वाली श्रेणी कहाँ है। तो देखो देखना, 1800 से 1899 आ गया। एन पे क्या है? 1900 से 1999, मतलब एन वाली जो श्रेणी है वो किसकी है? 1996 की है। तो देखो एन मतलब एन क्या हो गया? 1900 वाली श्रेणी को दर्शा रहा है। और आगे लगा देंगे 86, मतलब अब क्या हो गया? 1986 हो। यहाँ से अपन ने क्या ढूंढ लिया? 1986 ढूंढ लिया। तो यही मैंने इस उदाहरण में लिया है। देखो ध्यान रखना कि टाइम के लिए 1986, पेज नंबर 2.7 से क्या लिखा है? 96। क्या लिखा है? 986। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, मैं आशा कर रहा हूँ। ये आपके टाइम आइसोलेट हो गया। फिर मैं अगर टाइम आइसोलेट के आगे बात करता हूं, तो एक सारणी दी गई है। पेज नंबर कौन से दिए गए हैं? पेज नंबर, एक सेकंड भाई, यहाँ पे पेज नंबर 2.8। ठीक है, आपके जो स्पेस आइसोलेट की जो सारणी है, देखो पेज नंबर आपको दिखा रहा हूँ, ये पेज नंबर दिए गए हैं। स्पेस आइसोलेट का मतलब है स्थान एकल सारणी। स्थान कहाँ है? कौन सा स्थान है? तो स्थान एकल सारणी जो है, उसमें आपके कितने पेज पे दी गई है? 2.8 नंबर पेज पे दी गई है।
किसकी बात की थी अपन ने स्पेस में? तो इंडिया की बात की थी। स्पेस कहाँ लिखी गई थी किताब? इंडिया में लिखी गई थी। आप देखो इंडिया के लिए जो है नहीं है यहाँ इस लाइन में नहीं है। इंडिया के लिए जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 44 देखो ये रहा। भाई मुझे तो पता था लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंडिया के लिए जो नंबर लिया गया है ना वो कौन-सा लिया गया है? 44 लिया गया है। तो आप समझना कि यहाँ से जो मैंने 44 लिखा है इस एग्ज़ाम्पल में, कौन से एग्ज़ाम्पल में? ये मैंने स्पेस लिखा है इंडिया पेज नंबर 2.8 या पेज नंबर 2.18 पे जो सारणी दी गई है उसमें 44 किसके लिए यूज़ में लिया गया है? इंडिया। तो मैंने 44 कहाँ से लिया है? उस स्थान एकल सारणी से। तीसरा क्या है? एनर्जी। एनर्जी दिया गया क्लासिफिकेशन पे, पेज नंबर 2.3 ठीक है। अब ये कहाँ से उठाया? आप ये पूछोगे भैया ये कहाँ से आपने चुन लिया? तो ये देखो लाइब्रेरी साइंस का जो मेन क्लास कौन-सा है अपना? लाइब्रेरी साइंस जो अपन ने अभी देखा तो ये क्या है? लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है, ठीक है? 2.30 पे जो है सारणी दी गई है। इसमें क्या कहा है कि इसमें जो है आपको पूछा है कि क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन देखो कि किधर आ रहा है? इसमें क्लासिफिकेशन कहाँ आ रहा है? तो देखो ये आ रहा क्लासिफिकेशन। तो 51 नंबर पे क्या है? 51 पे आपका दिया गया है क्लासिफिकेशन। तो आप यहाँ से एनर्जी में क्या लिख दोगे? देखो देखना, यहाँ से आप एनर्जी में मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब है 2.3 30 नंबर पेज पे और कितना नंबर दिया गया है? 51 दिया गया। कौन-सा दिया गया है? 51 दिया गया, क्लियर है? मैटर इसमें दिया गया नहीं है इसलिए अपन भी नहीं लिखेंगे। पर्सनैलिटी दी गई है रिसर्च, रिसर्च कितने नंबर पे दी गई है? 36 पे दी गई, तो वो भी आप लाइब्रेरी साइंस वाले में देख लो कि रिसर्च कितने नंबर पे दी गई है भैया? तो रिसर्च दी गई है 36 पे। कौन सा पे दी गई है? 36 पे दी गई है, देखो देख लेना यहाँ पे। ये 36 पे क्या दी गई है? रिसर्च लाइब्रेरी की बात की गई तो रिसर्च कौन से पे दी गई? 36 पे दी गई। अब आपने क्या कर लिया ये जो आपके सारणियाँ या जो आपके इंडेक्स दी गई है, जो आपको बुक मिलेगी वहाँ देखने को, वहाँ से आपने इस उदाहरण को पूरा का पूरा बना लिया कि उस उदाहरण में जो पंच मूलभूत श्रेणी है, वो क्या कह रही है। तो अब आपने क्या किया है, टाइम खोज लिया, स्पेस खोज लिया। अब आपको सीधा क्या लिखना है लास्ट? होल नंबर लिखना है। आपको प्रैक्टिकल में यही चीज़ें करनी है जो मैंने आपके यहाँ बताई है। कॉल नंबर आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे मेन क्लास। सबसे पहले क्या लिखोगे? मेन क्लास। उसके बाद में पी लिखोगे, उसके बाद में एम लिखोगे, उसके बाद में ई लिखोगे, उसके बाद में एस लिखोगे, लास्ट में क्या लिखोगे? टी लिखोगे। ठीक है? ये आपके पंचमूलभूत श्रेणी को इस तरीके से लिखना होता है। एक छोटा-सा तथ्य ये ध्यान रखना होता है, अगर मेन क्लास के बाद में प्रश्न टी आता है, तो कोई भी बिना योजक चिन्ह के प्रश्न टी को जोड़ा जाता है। कोई भी कनेक्टिंग सिंबल यूज़ में नहीं लिया जाता है, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे अपन इसको कैसे लिखेंगे? थोड़ा-सा देख लेना भैया, ठीक है? यहाँ पे अपन जो है इसको कैसे लिखेंगे? अपने को पाँचों तथ्य जो है मिल गए हैं। अपने को पी मिल गया है, अपने को एम मिल गया है, अपने को ई मिल गया है, अपने को एस मिल गया है, टी मिल गया है। देखो पी अपने को मिला है 36 ठीक है? एम अपने को यहाँ पे है नहीं तो उपस्थित नहीं है। ई अपने को मिला है 51 एस अपने को मिला है क्या मिला है? स्पेस का मतलब 44 मिला है और टाइम मिला है अपने को एन 86 ये अपने को जो है आपके सीसी की किताब में से मिल गया। तो इसको कैसे लिखोगे? आपके सबसे पहले मेन क्लास लिखेंगे, फिर P1 P लिखेंगे, फिर M लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर S लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। तो मेन क्लास तो क्या दी हुई है आपको? 2 दिया हुआ है। दिया हुआ है ना 2? मेन क्लास तो कौन-सी दी हुई है? 2 दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में पर्सनैलिटी लिखेंगे, पर्सनैलिटी का नंबर क्या है? 36 है। बिना योजक चिन्ह के क्योंकि मेन क्लास के बाद में अगर पर्सनैलिटी आ रही है तो बिना योजक चिन्ह के लिखा जाएगा। 36 आ गई, ठीक है? P आ गया है। एम दिया हुआ नहीं है, अगर एम होता तो एम भी लिखा जाता और अगर एम होता तो यहाँ पे कौन-सा निशान लगता? सेमीकोलन लगता, लेकिन एम है ही नहीं यहाँ पे। जब एम को लिखा ही नहीं गया है यहाँ पे, तो निशान कौन-सा लगेगा? कोलन का लगेगा। कोलन का लिखने के बाद ई लिख देंगे, ई पे क्या है? 51 मतलब क्लासिफिकेशन दिया गया है। फिर आप किसको लिखोगे? स्पेस को लिखोगे, तो स्पेस के लिए जो योजक चिन्ह काम में लिया गया, वो लिया गया है डॉट को, ठीक है? किसको लिया गया है? डॉट योजक चिन्ह को लिया गया है, ध्यान रखना। डॉट के बाद में स्पेस लिखोगे 44 और फिर लास्ट में जो है एक चिन्ह लगता है टाइम के लिए, एकल उद्धरण चिन्ह N80 कौन-सा लिख जाएगा? N80 भैया N86 जो है यहाँ से लिखा जाएगा। तो ये लास्ट में अपन ने क्या देख लिया है, इस जो अपन ने उदाहरण लिया था इसका क्लास नंबर या कॉल नंबर जो है आपने यहाँ से ढूँढ लिया है कि ये देखो इस तरीके से अपने को क्लास नंबर ढूँढना है। तो ये अपना उदाहरण था, इसका ये इस तरीके से ये यूज़ में लेते हुए पूरी सीसी को यूज़ में लेते हुए अपन ने इसका लास्ट में क्या निकाल लिया है, कॉल नंबर को इस क्लास में से या जो उदाहरण था उसमें से निकाल लिया है। वही योजक चिन्ह लगाते हुए जो मैंने आपको शुरू-शुरू में बताए थे। अगर एनर्जी के लिए कोलन, आपके मैटर के लिए सेमीकोलन ये सभी लगाते हुए आपको यहाँ होते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ ये कोलन क्लासिफिकेशन का जो क्या था आपके कोलन क्लासिफिकेशन का उदाहरण था जो आपको समझ में आया होगा। अब आपको अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप अगर अपने राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान ही रखना राजस्थान या किसी भी लाइब्रेरियन के क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो आने वाला साल है ये आपके लिए बेहतरीन बन जाना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन पहली बार में ही किसी भर्ती में हो जाना चाहिए। क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरियन में ग्रेड थर्ड में एक वैकेंसी आई हुई है आपके 567 पदों पे, 567 पदों पे। तो आपको इस भर्ती में अगर सिलेक्शन चाहिए और इसी तरीके से सभी चीजों को समझना है, अगर शानदार तरीके से सभी चीजों को याद करना है क्लास में ही, तो आपको क्या करना है, अभी अपन ने नई साल के अवसर पे 50% का अपने लाइब्रेरी साइंस, मैजिक लाइब्रेरी साइंस जो एप्लीकेशन है, अपनी जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैजिक लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, मैजिक लाइब्रेरी साइंस। मैजिक लाइब्रेरी साइंस जो एप्लीकेशन है, जब इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो मैजिक लाइब्रेरी साइंस एप्लीकेशन पे आपके सभी कोर्सेज पे 50% का बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है। और ये 50% का जो ऑफर है ये आपके आज 27 से लेके 5 जनवरी तक लागू रहेगा, जिसमें आपको एक कूपन कोड यूज में लेना है किसी भी कोर्स में एनरोल होने के लिए, मैजिक 50। अगर आप ये कूपन कोड यूज में लोगे तो आपकी जो फीस है वो अपने आप ही आधी हो जाएगी और आप बेहतरीन तरीके से बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अपनी तैयारी को शानदार बना पाओगे। तो आपको करना क्या है, जल्दी से प्ले स्टोर पे जाना है, मैजिक लाइब्रेरी साइंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, मैजिक लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। इसी तरीके के शानदार वीडियो और शानदार कंटेंट के लिए आपको मैजिक डाउनलोड करना है, जल्दी से जो है जाके डाउनलोड कीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना शेयर कर पाते हो और मैं जो है कितना आगे मोटिवेट हूं कि आपको अगला वीडियो जल्दी से लाके दे दूं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।